क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे खेल में मीडिया की जो और मेन स्ट्रीम मीडिया की जो भूमिका रही, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को इसके लिए, इस हिंसा के लिए तैयार किया है? हाँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया या बड़ा मीडिया या पैसे वाला मीडिया है, अ, उसको हमारे कई मित्र गोदी मीडिया कहते हैं। और मुझे ये नामकरण गलत लगता है, क्योंकि गोदी मीडिया कहने से हमें लगता है कि वो किसी की गोदी में बैठे हैं, जबकि ये शिकारियों की तरह काम कर रहे हैं। ये खुद स्वेच्छा से मुसलमानों और ईसाइयों का शिकार करने निकल पड़े हैं। क्योंकि अब आप देख सकते हैं जो एंकर्स हैं, क्योंकि पत्रकार तो इनमें कोई है नहीं, ये सब सिर्फ समाचार वाचक हैं, या वाचक हैं, समाचार भी वाचक नहीं है। तो ये खुद वो पूरे कार्यक्रम तैयार करते हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, जो बात हो सकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कल्पना में भी ना हो, लेकिन ये बैठ के इसको तैयार कर रहे हैं। उनकी क्रिएटिविटी इस काम में लग हाँ, रही है। और उसको वह जिस तरह प्रसारित करते हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें उनको एक ख़ास मज़ा आ रहा है, और वो अपने ऑडियंस को भी वो मज़ा देना चाहते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, ये तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, और आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदी के अखबारों ने क्या भूमिका निभाई थी। मुझे तो याद है कि रघुवीर सहाय के नेतृत्व में एडिटर्स गिल्ड की एक रिपोर्ट उस वक्त तैयार हुई थी, जिसने जवाबदेह ठहराया था हिंदी के अखबारों को राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंसक वातावरण पैदा करने के लिए, और 2002 की हिंसा के लिए एक पूरा वातावरण तैयार किया गुजराती अखबारों ने, जिसमें बाद में गुजराती अखबार संदेश के मालिक ने स्वीकार किया कि उसने गलत किया था, लेकिन अ, उसने कहा कि ठीक ही था जो किया था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया रोज़ाना सुबह से रात तक, अब आप अभी मैं परसों से खबर, मैं टेलीविज़न नहीं देखता, लेकिन अब टेलीविज़न से आप बच नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया आपको टेलीविज़न दिखाता है। तो मैं वो क्लिपिंग्स देख रहा था जिसमें एक लड़का है, लड़का क्या, नौजवान है, पुरुष, आयुष मलिक, जो स्वेच्छा से मुसलमान हुआ। लेकिन वो खबर कैसे दिखाई जा रही है? साजिश, साजिश का शिकार, चोला बदला। वह लड़का कह रहा है कि मैं स्वेच्छा से हुआ हूँ, किसी ने मुझे नहीं बनाया है, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने सीखा है, और यह शादी मैंने मुसलमान बनने के कई कुछ साल बाद की है, इसलिए उस लड़की की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वो लड़की जेल में है जिससे उसने शादी की थी, उसका बाप जेल में है, और टेलीविज़न चैनल वो जो बोल रहा है, उसको, उससे मैं रिपोर्टर को बात करते समय सुन रहा था, जब जिसमें वो बोल रहा है, लेकिन रिपोर्टर उसको कह रहा है बार-बार, आपने ये चोला कैसे बदला? आपने आ आपके पिता ने आरोप लगाया है कि वह एक बालिग आदमी है, जो बतला रहा है, लेकिन रिपोर्टर पूरी तरह इसमें सन्नद्ध है कि नहीं, वो साबित करेगा कि साजिश है। एक साजिश थी और ये इसका अपना दिमाग नहीं था। भारत का मीडिया रवांडा रेडियो की तरह काम कर रहा है, यानी वह हिंदुओं को हिंसक बनाने, मुसलमान विरोधी बनाने, और मुसलमान विरोधी हिंसा का एक वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आप तबलीग जमात की बात याद कीजिए, कोविड के समय, जिस समय मीडिया ने एक पूरा झूठा अभियान चलाया कि तबलीग जमात के लोग कोरोना फैला रहे हैं, थूक जिहाद करवा दिया। थूक जिहाद करवाया, और उसका नतीजा मुसलमान फल विक्रेताओं को, सब्ज़ी विक्रेताओं को, मुसलमान होटल में काम करने वालों को, ढाबे में काम करने वालों को भुगतना पड़ा। यह अभियान टेलीविज़न चैनल्स ने चलाया था, जिसमें अ, आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स ने चलाया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये हिंदी पट्टी की समस्या है। हिंदी पट्टी की समस्या है, लेकिन सिर्फ वहाँ की नहीं, क्योंकि मैं असमिया अखबारों को भी देख रहा था। एनआरसी के समय असमिया अखबार कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद से पिछले 15 साल के आप असमिया अखबारों की भूमिका देख लीजिए। वो लगातार मियाँ मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा करने का काम कर रहे हैं।
आप कन्नड़ अखबारों की भूमिका देख लीजिए, आप तेलंगाना में इस वक्त जाकर देखिए मीडिया की क्या भूमिका है। तो ये एक अखिल भारतीय समस्या है जो भाषाओं से परे है। बांग्ला में भी यह चीज़ आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में उभरते हुए। तो इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हम सिर्फ इसको हिंदी भाषी इलाकों की बीमारी मानकर न रह जाएं, क्योंकि मुझे पूरा संदेह है और इसकी आशंका है कि केरल इससे अछूता नहीं है अभी भी, और केरल में यह चीज़ बढ़ेगी, केरलम, और तमिलनाडु में भी यह चीज़ प्रवेश करेगी। तो इस पर सबको विचार करना पड़ेगा कि अभी थोड़ी ये देर क्या हो पहले रहा है। आपने वर्ण व्यवस्था की बात की थी। क्या ये भी माना जाता है कि चूंकि आरएसएस भी एक तरह से ब्राह्मणवादी सवर्णवादी संगठन रहा है, और ये हमारा जिस समाज का जो सवर्ण तबका है वो पहले से हिंसक रहा है, ये इस हिंसा को भी वही लीड कर रहा है। एक तरह का फासिज्म उसके अंदर रहा है, क्योंकि जो निचली जातियों की बात की आपने, उनको दबा कर रखना है, उनके प्रति किसी भी तरह का व्यवहार करना है, वही अब मुसलमानों को उसमें समेट रहा है। हाँ, ये बात बहुत सारे लोगों ने कही 2014 और उसके बाद, कि मुसलमान अब नए दलित हैं या नए शूद्र हैं, उद्धरण चिन्हों। तो ये ज़रूर, अगर आप सैद्धांतिक रूप से कहेंगे तो यह ब्राह्मणवादी विचार है, लेकिन ये दरअसल एक श्रेष्ठतावादी विचार है, और ब्राह्मणवाद श्रेष्ठतावाद ही है। और ब्राह्मणवाद की दूसरी चीज़ है ऊंच नीच का भेद, तीसरी चीज़ है एक तरह का की अस्पृश्यता जो अलग अलग स्तरों पर बढ़ती जाती है। तो ठीक है, मेरी मजबूरी है कि अब मैं ऑफिस में आपके साथ बैठूं, लेकिन उसके आगे मैं आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखूंगा। ये एक दूसरे प्रकार की अस्पृश्यता है। मैं आपको अपना घर नहीं दूंगा। तो यह हिंदू समाज के स्वभाव में है। और प्रेमचंद ने इसीलिए 100 साल पहले लिखा था कि हिंदुओं को इसलिए सांप्रदायिक, हिंदू स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक हो जाते हैं क्योंकि हिंदुओं में भेदभाव मौजूद है जाति व्यवस्था के चलते। और मुझे प्रेमचंद इस मामले में बहुत, मुझे लगा कि इतनी अचूक अंतर्दृष्टि किसी की हो सकती है कि उन्होंने कहा कि चूंकि जाति भेदभाव है, इस सांप्रदायिकता उनके लिए स्वाभाविक है। वो डीएनए में। सांप्रदायिक होंगे क्योंकि छूत छात, अलग मानना, रिश्ता नहीं करना, नीच मानना, अपने से नीच मानना, यह उनके स्वभाव में है। लेकिन यह फिर क्रमिक है, और हम कई बार यह गलती कर बैठते हैं कि यह सिर्फ उच्च जातियों में ये बीमारी होगी या सिर्फ ब्राह्मणों में होगी, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाले तथाकथित पिछड़ी जातियों के और तथाकथित निम्न जातियों के, जिनको निम्न जाति कहा जाता है, या मुझे कभी भी ये निम्न जाति उच्च जाति कहना पसंद नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि दलित जातियों के लोग इन हिंसाओं में शामिल रहे। मुझे सबसे ताज़ा उदाहरण जो दिल्ली का याद है वो 2015 में त्रिलोकपुरी में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। हम वहाँ गए और हमने रिपोर्ट तैयार की और हमने देखा कि वहाँ वाल्मीकि समुदाय के लोग उस हिंसा में शामिल थे। तो या बिहार में हमें मालूम है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में यादवों का समूह शामिल रहता था। 2002 के दंगों में आदिवासियों का इस्तेमाल हुआ था। 2002 के दंगों में आदिवासी शामिल थे। अब हम ये कहते हैं कि उनका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस पर फिर बहुत लोग एतराज़ करते हैं कि क्या उनका अपना दिमाग नहीं है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो यह बीमारी है, और यह बीमारी हिंदू समाज की बीमारी है, और यह जाति निरपेक्ष बीमारी है, यानी मुसलमानों के विरुद्ध एक घृणा का भाव, और फिर इसमें दलित जातियों को एक दूसरा सुख भी दिया जाता है कि वो ये करके हिंदू बनते हैं। तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो उन्हें हिंदूपन प्रदान करते हैं, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें हिंदूपन प्रदान करता है और इस तरह एक पंक्ति में शामिल करता है अगर वे मुसलमान विरोधी घृणा का एक गुण लेकर आते हैं और उस हिंसा में शामिल होते हैं। तो यह हिंदूपन उन्हें प्रदान किया जा रहा है, उन्हें शामिल किया जा रहा है, ये भाव उनके अंदर है, जिसको बहुत सारे लोग सेवा कहने लगे हैं। जैसे मुझे कुछ समाजशास्त्री
मिलते हैं जो कहते हैं कि बल्कि कुछ लोग लिखते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार की जो परंपरा थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उससे अपना नाता जोड़ा है। ये इतनी, वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, इस तरह के संगठनों में अब दलित आपको दिखलाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में बड़ी संख्या में दलित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके एमएलएज दलित जातियों से हैं, विधायक और सांसद दलित जातियों से हैं। तो ब्राह्मणवाद है या विचारधारा के स्तर पर, लेकिन इसमें सिर्फ उच्च जातियाँ शामिल नहीं हैं, इसमें सभी जातियाँ शामिल हैं, कोई जाति इसमें बाहर नहीं है। और इसलिए ये सारी, क्योंकि भारत में जो राजनीति होती है, जो राजनीतिक दल बनते हैं, उनमें कई राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीतिक दल हैं। वो चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या फिर हमारी समाजवादी पार्टी हो, लेकिन वे कभी अपने समुदाय के बीच ये चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसे संवेदनशील बात है जिसको करने से ये लोग बिदक जाएंगे, तो वे इस चर्चा को छेड़ते नहीं हैं। कई बार ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होता है कि हम इसे ब्राह्मणवादी कह दें और हम ये कहें कि उच्च जाति करवा रही है, और इस तरह हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। मेरी समझ ये है, और मैंने जितना देखा है और जितना अध्ययन किया है, वो यह कि यह बीमारी भारत की सारी जातियों में है और हिंदुओं की सारी जातियों में है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.